औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक, आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को स्टार्ट किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसको स्टडी करेंगे बड़े बेहतरीन मेथड से और अच्छे तरीके से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट, आते हैं बोर्ड की तरफ और इसको जो है ना मुख्तलिफ एग्जांपल से इसको प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट, स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। अब आपके पास ये मुख्तलिफ एग्जांपल दी गई हैं और इसी तरह से इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा। ये जो इसकी एग्जांपल है कि A क्रॉस B इज़ इक्वल टू C। तो स्टूडेंट, यहाँ से इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। अब आपके पास स्टूडेंट, इससे पहले हम एक स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करेंगे और इसकी मुख्तलिफ डायरेक्शंस और इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? तो वेक्टर प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, जिनको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका रिजल्ट भी वेक्टर आ रहा हो, वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और उनका रिजल्ट भी वेक्टर है, तो ऐसे प्रोडक्ट को आप क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन कर देंगे जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। अब मैंने दो वेक्टर कौन से लिए हैं? एक वेक्टर मेरे पास A है और दूसरा वेक्टर मेरे पास B है। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे A क्रॉस B, तो ये वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B है और इनके दरमियान मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, ना कि डॉट प्रोडक्ट। इस बात का खास ख्याल रखना है, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हो तो इनके दरमियान क्रॉस का साइन यूज़ करना है। अब दो वेक्टर आपस में क्रॉस प्रोडक्ट हैं, वेक्टर A एंड वेक्टर B, और इनका जो रिजल्ट आ रहा है वो वेक्टर C के इक्वल आ रहा है। ये मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल दी है कि जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों A क्रॉस B, तो रिजल्ट किस चीज़ के इक्वल आना चाहिए? थर्ड वेक्टर C के इक्वल आना चाहिए। मतलब वेक्टर को वेक्टर के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी वेक्टर आना चाहिए। तो ऐसे प्रोडक्ट को आप क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम इसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर देंगे। व्हेन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, व्हेन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर the result is equal to a vector quantity, then the product is called cross product या vector product। जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, उनका रिजल्ट किस चीज़ के इक्वल होना चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी के इक्वल होना चाहिए। तो उसको आप क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम इसको प्रॉपर डिफाइन कर देंगे। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट, हमने इनको डिफाइन कर दिया है और इसकी मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल दी थी। A क्रॉस B इज इक्वल टू C, वेक्टर A मल्टीप्लाई बाय वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर C। यानी कि जब दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उनका रिजल्ट भी वेक्टर है, न कि स्केलर, तो उसको आप क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट, इसकी कुछ एग्जांपल है मेरे पास। जिस तरह से स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल थी, इसी तरह से वेक्टर प्रोडक्ट की भी एग्जांपल है। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है, फर्स्ट एग्जांपल मेरे पास टार्क की एग्जांपल है कि टार्क क्या होता है। टार्क हमारे पास दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एक मोमेंट आर्म R एंड फोर्स F, या इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर R एंड फोर्स F। ये दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये टार्क के इक्वल होता है। अब मोमेंट आर्म एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब ये दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिजल्ट भी वेक्टर के इक्वल है। तो टार्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद सेकंड मेरे पास एग्जांपल है
अब सेकंड एग्जांपल को अगर हम देखें तो सेकंड एग्जांपल है L इज इक्वल टू R क्रॉस P। L क्या होता है स्टूडेंट, इसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। लीनियर मोमेंटम हो तो उसको आप P से डिनोट करते हैं, अगर एंगुलर मोमेंटम हो तो उसको आप कैपिटल L से डिनोट करते हैं। अब ये जो कैपिटल L है इसको आप एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टूडेंट मैंने आपको एक हिंट दी थी जब मैं स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा रहा था, तो उस वक्त मैंने हिंट दी थी अगर दो वेक्टर्स के दरमियान अगर डॉट इस्तेमाल किया गया हो तो रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी के इक्वल होता है। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस का साइन इस्तेमाल किया गया हो तो रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी के इक्वल होता है। तो अगर आप देखें तो मैंने जो 3 एग्जाम्पल दिए हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल में R क्रॉस F है, तो इन दोनों के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट है तो रिजल्ट भी वेक्टर के इक्वल आएगा, क्रॉस इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरे एग्जांपल में देखें R क्रॉस P है, तो R क्रॉस P अगर आप देखें तो R एक मोमेंट आर्म है और P इज अ लीनियर मोमेंटम है। R जो है ना ये मोमेंट आर्म या इसको आप पोजीशन वेक्टर पढ़ सकते हैं R, तो पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है और लीनियर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो रिजल्ट दोनों वेक्टर हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, वो भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। तो L इज इक्वल टू R क्रॉस P आ जाएगा। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है R क्रॉस P के इक्वल होता है। उसके बाद हाँ जी थर्ड एग्जांपल पे आ जाते हैं। हमारे पास जो थर्ड एग्जांपल है वो ये है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है, मैग्नेटिक फोर्स कि मैग्नेटिक फोर्स किस चीज़ के इक्वल है? मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू होती है चार्ज मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। V मीन्स वेलोसिटी, B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हमने V क्रॉस B लिखा है। अगर आप देखें तो ये दो आपके पास, एक वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट है। तो हमारे पास रिजल्ट किस चीज़ के इक्वल आ रहा है? मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल आ रहा है। मैग्नेटिक फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे पास ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं, जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं यानी इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर क्वांटिटी के इक्वल आ जाता है। तो अगर हम तीनों में देखें, एक हमारे पास टार्क की एग्जांपल है, टार्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, और दूसरी एग्जांपल हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R क्रॉस P, और थर्ड एग्जांपल हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है Q इनटू V मल्टीप्लाई बाय B। तो ये हमारे पास 3 एग्जांपल हैं। इसके अलावा भी हमारे पास एग्जांपल हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये 3 एग्जाम्पल काफ़ी हैं। उसके बाद हाँ जी स्टूडेंट हम आते हैं इसके फार्मूले के ऊपर कि जब हमने कहा है कि जब हम व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर क्वांटिटी के इक्वल होता है। तो हमने ये जस्ट ये बात देखी है, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जब दो वेक्टर्स क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, प्रोडक्ट हो रहे हो, रिजल्ट क्या आता है? वेक्टर क्वांटिटी के इक्वल आता है। उनका रिजल्ट किसके इक्वल आता है? वेक्टर क्वांटिटी के इक्वल आता है। तो अगर आप देखें दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर मैंने A लिया है, दूसरा वेक्टर मैंने B लिया है। अब दोनों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है A मैग्नीट्यूड। तो इसको आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि आपके पास ये जो वेक्टर होता है वेक्टर A मल्टीप्लाई बाय वेक्टर B, A मैग्नीट्यूड, वेक्टर B मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या इस्तेमाल होता है? साइन थीटा इस्तेमाल होता है। तो साइन थीटा जो इस्तेमाल होता है, साइन थीटा अगर आप देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन थीटा इस्तेमाल होता है और डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस थीटा इस्तेमाल होता है। और साथ में मैंने यहाँ पे, क्योंकि हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर के अंदर दोनों चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन होती है। तो जब हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे स्टूडेंट, स्केलर प्रोडक्ट का जो हमारे पास फार्मूला था, स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास किस चीज के इक्वल आता था? उसका फार्मूला था A डॉट बी इज इक्वल टू होता था AB cos थीटा। AB cos थीटा ये सारी की सारी क्या है? इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, और इसकी डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि ये हम क्या पढ़ रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट के अंदर ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड होती है, बट नॉट नीड टू अ डायरेक्शन। तो इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती।
तो इस वजह से स्केलर प्रोडक्ट की सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और साथ में इसकी डायरेक्शन भी शो करनी पड़ती है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, साथ में क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस खत्म करेंगे तो इसकी जगह पर साइन थीटा इस्तेमाल करेंगे, साइन थीटा आ जाएगा। साथ में एन जो है ये हम किसको कहते हैं? यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर इसको कहते हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। एन जो है ये सारी के साथ ए बी साइन थीटा यहां से लेकर यहां तक ये सारी की सारी क्या है? मैग्नीट्यूड है। और एन जो है ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन को जाहिर करता है। नॉर्मल यूनिट वेक्टर हमें क्या देता है? ये डायरेक्शन का कंसेप्ट हमें देता है, ठीक है। तो अब यहां पे मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया है। तो दोनों चीजों के अंदर अगर आप देखें तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ये आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट आता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट इसका जो फार्मूला बन जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी साइन थीटा, साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन आ जाएगा जो हमें किस चीज के बारे में बताता है? डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो स्टूडेंट अब हम आते हैं इसके फार्मूले के बाद। हाँ जी, इसका थोड़ा सा तारुफ मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है या जिसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, इसको कब डिस्कवर्ड किया गया और इसका हमें कंसेप्ट किसने प्रोवाइड किया? इसका कंसेप्ट किसने प्रोवाइड किया? तो इसका जो कंसेप्ट है इन 1878 1878 के अंदर एक सेंटेंस था विलियम किंगडम क्लिफोर्ड। तो ये हमारे पास सेंटेंस था विलियम किंगडम। तो ये ऐसा सेंटेंस था, इसने जो है ना सबसे पहले 1878 के अंदर इसने वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का हमें कंसेप्ट दिया। तो इस वजह से हम यहाँ पे जो है ना इसका थोड़ा सा मैंने इसका इंट्रोडक्शन लिख दिया है कि विलियम किंगडम क्लिफोर्ड, तो ये एक ऐसा सेंटेंस था जिसने सबसे पहले वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट दिया। उसके बाद सेकंड नंबर पर हम आते हैं यहाँ पे कि इसका जो फार्मूला है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और साथ में इसकी जो डायरेक्शन है वो एन है। अब इस पे आते हैं कि हम इसकी डायरेक्शन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट की आप डायरेक्शन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो स्टूडेंट इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। किससे फाइंड कर सकते हैं? हम ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है हम फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड रूल से। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि राइट हैंड रूल क्या होता है। राइट हैंड रूल हम दाएं हाथ के असूल को कहते हैं। ये आपके पास राइट हैंड रूल है। तो राइट हैंड रूल बेसिकली क्या है? ग्राफ्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड रूल। अगर हम अपने दाएं हाथ में किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से पकड़ें तो हमारे पास जो कर्ल फिंगर है, कर्ल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ये जो हमारे पास फिंगर्स हैं ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को शो करती हैं। और इसी तरह से ये हमारे पास जो इरेक्ट थंब है शो द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन। तो ये जो हमारे पास एन है ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन को जाहिर करता है। तो इसको हम जो है ना क्या कहते हैं? राइट हैंड रूल या स्क्रू रूल भी इसको कहते हैं, स्क्रू रूल या फिर इसको हम राइट हैंड रूल कहते हैं। तो स्टूडेंट अगेन मैं इसको डिफाइन कर लेता हूं कि अगर हम अपने हाथ में किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से पकड़ें, ग्राफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर हम अपने हाथ में इन राइट हैंड रूल, अगर हम अपने दाएं हाथ में किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से पकड़ें, कर्ल फिंगर, कर्ल फिंगर कहते हैं मुड़ी हुई उंगलियां, रोटेट करती हुई उंगलियां। उंगलियां अगर आप देखें तो ये आपके पास, अगर आप देखें, अगर हम राइट हैंड रूल यहाँ पे मैंने बनाया है तो ये हमारे पास अगर हम राइट हैंड रूल के ये हमारे पास दो हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। और ये जो इरेक्ट थंब है ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। अगर हम इस तरह से पकड़ें, ग्राफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड रूल, कर्ल फिंगर या रोटेटिंग फिंगर्स शो द रोटेटिंग फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये रोटेशन को जाहिर करती हैं, ठीक है ना। रोटेशन कैसी होगी? जब हम ए क्रॉस बी पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी, तो ए की डायरेक्शन बी की तरफ होनी चाहिए। तो यहां पे हमने ए क्रॉस बी देखा है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा डॉट एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो
ग्राफ्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड रूल, द कर्ल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड इरेक्ट थंब शो द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल यूनिट वेक्टर n इज कॉल्ड राइट हैंड रूल। तो स्टूडेंट हमने राइट हैंड रूल को यहाँ पे डिफाइन किया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास a क्रॉस b किसके इक्वल होता है और b क्रॉस a किसके इक्वल होता है। तो हमने पढ़ा हुआ है a क्रॉस b इज इक्वल टू होता है ab साइन थीटा और b क्रॉस a इज इक्वल टू होता है ba साइन थीटा। और साथ में इसको देखते हैं, यहाँ पे नॉर्मल यूनिट वेक्टर n यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिखा है और यहाँ पे नॉर्मल यूनिट वेक्टर n यहाँ पे मैंने नेगेटिव लिखा है। तो ये क्यों लिखा है मैंने नेगेटिव, तो इसकी रीजन हम देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने दो वेक्टर कंसीडर किए, एक वेक्टर मेरे पास a है और दूसरा वेक्टर मेरे पास b है। स्टूडेंट एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप कहते हैं कि हमारे पास a क्रॉस b है, a क्रॉस b, a क्रॉस b जो होना चाहिए, जो आपका नॉर्मल यूनिट वेक्टर n है, ये इन दोनों के नॉर्मल यूनिट वेक्टर n के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना है, a क्रॉस b इस परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके? नॉर्मल यूनिट वेक्टर n के। कि हमारे पास जो दोनों वेक्टर हैं a क्रॉस b, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर n के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो चाहे वो वेक्टर a के साथ देखें चाहे वो वेक्टर b के साथ देखें, तो यहाँ पे जो ना 90 डिग्री का एंगल बना, अगर 90 डिग्री होगा तो वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे अगर आप देखें फिगर के अंदर, ये वेक्टर a है और इसके साथ मैंने वेक्टर b को अटैच किया है और इसके साथ मैंने नॉर्मल यूनिट वेक्टर n ड्रा किया है। a से b की तरफ जब आप a क्रॉस b कहते हैं तो आपने जो है ना फिंगर्स की जो रोटेशन करनी है वो a टू b की तरफ, इसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए a टू b, फिंगर्स की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो a से b की तरफ होनी चाहिए। रोटेशन ऑफ फिंगर्स a टू b विद स्मॉलर एंगल, यहाँ पे जो एंगल होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। और फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना हमने वेक्टर a क्रॉस b लगा के हमने एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर अपवर्ड, इसकी डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो हमने अपवर्ड लेना है a क्रॉस b। अब अपवर्ड लेंगे तो हमारे पास ये a क्रॉस b ये एक किस्म की मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड किस चीज़ को? a क्रॉस b इज इक्वल टू होता है ab, यानी कि ab मैग्नीट्यूड है, या इसको हम कहते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर n की डायरेक्शन को ये जाहिर कर रहा है। और इसकी डायरेक्शन और नॉर्मल यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, यानी कि वेक्टर a और वेक्टर b ये दोनों नॉर्मल यूनिट वेक्टर n के परपेंडिकुलर होने चाहिए। उसके बाद आते हैं b क्रॉस a, ठीक है। तो b क्रॉस a किसके इक्वल होगा? b क्रॉस a ba साइन थीटा और साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर n की डायरेक्शन मैंने नेगेटिव लिखी है। नेगेटिव क्यों लिखी है स्टूडेंट? देखते हैं यहाँ पे, वैसे का वैसा हम कर लेंगे। अब वहाँ पे पहले वेक्टर a था फिर वेक्टर b था, अब यहाँ पे अगर आप देखें वेक्टर b है फिर वेक्टर a है। अब सबसे पहले वेक्टर b आपने ले लेना है, फिर वेक्टर आपने a ले लेना है ओरिजिन से, यानी कि आपने कोई प्लेन ले लिया, या हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड एक प्लेन की सूरत में है, तो यहाँ पे हमने वेक्टर b ले लिया और वेक्टर a लिया है। और उसके बाद इनका जो रिजल्ट आया है b मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड साथ में साइन थीटा, और साथ में क्योंकि हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रहे हैं तो हमें डायरेक्शन भी बतानी होगी, तो डायरेक्शन के लिए हमने नॉर्मल यूनिट वेक्टर n को ड्रा किया है। अब जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर यहाँ पे अपवर्ड था, अब यहाँ पे डाउनवर्ड मैंने किया है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड की है। क्यों की है? क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे a क्रॉस b था, अब यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर अगर आप देखें तो b क्रॉस a रिवर्स हो गया है। जब यहाँ पे a क्रॉस b था और यहाँ पे b क्रॉस a है, तो हमारे पास पहले वेक्टर b आ गया है फिर वेक्टर a आ गया है, तो साफ ज़ाहिर है नॉर्मल यूनिट वेक्टर पहले अपवर्ड था, अब क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा। और जब यहाँ पे पॉजिटिव n था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी जो डायरेक्शन नेगेटिव n हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट हो गया। यहाँ पे अपवर्ड है और यहाँ पे क्या है? डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अपोजिट है तो हम इस वजह से हम यहाँ पे नेगेटिव का साइन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट एक बात का ख्याल रखना है कि जो आपके पास जो b क्रॉस से होता है, अब आपने अपनी फिंगर्स को इस तरह से रोटेट करना है कि अगर आपके पास ये जो थंब है आपके पास, इनकी डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए कि आपकी जो है ना जो डायरेक्शन है b को a की तरफ आपने मूव कराना है। यहाँ पे a से b की तरफ आप जाते थे,
तो यहाँ पे जो डायरेक्शन बनती थी ये वाली बनती थी, थम्स इरेक्ट द शो द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल यूनिट वेक्टर एंड फिंगर्स शो द रोटेशन ऑफ मोशन। और यहाँ पे आपने जो थंब रखना है, राइट हैंड रूल यहाँ पे, कि आपके पास जो रोटेशन इस तरह से करनी है कि आपका जो इरेक्ट थंब है वो डाउनवर्ड होना चाहिए और जो फिंगर्स हैं वो क्या होनी चाहिए, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और यहाँ पे जो डायरेक्शन आपने एंगल की शो करनी है वो बी से ए की तरफ आना है, क्योंकि आपके पास पहले वेक्टर बी है फिर वेक्टर क्या है, ए है। इस वजह से आपने डायरेक्शन बी से ए की तरफ आना है, तो आपका नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन जो बनेगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, इसको रीज़न ये है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो हम नेगेटिव का साइन यूज़ करते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आपको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट अच्छी तरह से समझ आया होगा, और अगर इसमें कोई आपका क्वेश्चन बनता है तो कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।